हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स स्टडी अप्रोच की, जिसके अंतर्गत आप तैयारी करते हैं प्रश्न उत्तर विधि से। प्रश्न रहते हैं, उत्तर उसके वैकल्पिक प्रश्न के सामने आपके उत्तर हैं, और इसको देख करके हम लोग जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं, और उस सिलेबस को हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस रिवर्स स्टडी अप्रोच की। जो आज का टॉपिक हमने लिया है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से है। ये ऐसा टॉपिक है कि कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो सामान्य धन की, जिसमें प्रश्न आते हैं, तो उसमें लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक का चयन किया है ताकि आपको रिवर्स स्टडी अप्रोच समझाया जा सके। खास करके जो अभी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए, और जो पिछले बीपीएससी एग्ज़ाम में दे चुके हैं और किसी कारणों से उन्हें कुछ अंकों से छूट गया, तो वो इस विधि से प्रैक्टिस करें और सिलेबस को समझें और क्वेश्चन को पैटर्न को समझें, खासकर कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसे हमने लिया है क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो सबसे इसमें जो खासियत ये है कि एक प्रश्न का संकलन है। इसमें लगभग आपको देख सकते हैं, इसमें 100 ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि मैंने संकलन किया है इसको, जो कि 5 से अधिक बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कई बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य पीसीएस या अन्य भी एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं, और ये रिपीटेटिव नेचर के प्रश्न हैं। अगर आप इस 100 प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से एक सिलेबस भी आप इसका पूरा कर पाएंगे, और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट ये वीडियो को जरूर जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने इसे बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं। उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? सूर्य के विकिरण को परावृत करना, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना, समुद्री जल का वाष्पीकरण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखना। उत्तर है बी, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें जो 1850 से 19 का दशक है, उससे अगर तुलना करें आज का वैश्विक तापमान बढ़ने का, तो लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ चुका है। और हाल के जो अभी पेरिस समझौता हुआ था उसमें इसको इस पर तय की गई थी कि ये हमें जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको सीमित रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। 1.5 से 2 का अगर रेंज भी हो तो अधिकतम 2 और 1.5 के बीच में रखना है, इसे सीमित रखना है। इसके बारे में हम आगे भी विस्तार से जानेंगे। तो इसका उत्तर है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 3 है, पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, वही प्रश्न संख्या 2 से जुड़ा हुआ ये प्रश्न हो गया हमारा। ये है, सभी देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना, वनों की कटाई रोकना, महासागरी को सफाई करना। उत्तर है बी, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से कम रखना। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता रहा था कि इसे 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन इसमें दिया होगा, आप इसे विस्तार से खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, कार्बन क्रेडिट क्या है? ऊर्जा के एक नया स्रोत, वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना, आर्थिक ऋण प्रणाली, अंतरिक्ष अनुसंधान योजना। उत्तर है वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियारों का नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। उत्तर है जलवायु परिवर्तन से लड़ना। प्रश्न संख्या 6, ओजोन परत का सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख गैस है, जिससे ओजोन छिद्र बनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो पुराने रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता था, जो आगे चल के अब ये हाइड्रोक्लोरोकार्बन के रूप में इस्तेमाल में आने लगा है, और जो कि बहुत ही ओजोन लेयर को, ओजोन क्षेत्र को बड़ा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन भी किया गया था। प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान 20वीं शताब्दी के बाद कितना बढ़ा है? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.8 डिग्री, 1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उत्तर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 2024 तक अपडेट इसको देखें तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने जो है कई लिटरेचर में से पढ़ा है। तो यहाँ पे उत्तर होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 8, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है? समुद्री जीवों की मृत्यु, ग्लेशियरों का पिघलना, महासागरों का वाष्पीकरण,
वर्षा में वृद्धि। उत्तर होगा ग्लेशियरों का पिघलना। प्रश्न संख्या 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम सब जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, भारत का कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित है? राजस्थान, उत्तराखंड, सुंदरबन, डेल्टा, गोवा। इसका आंसर आप सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि ये प्रश्न और भी आएगा इस तरह का। सुंदरबन ध्यान रखें, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है सुंदरबन, उसमें समुद्र का स्तर जो है काफ़ी फैल रहा है, बढ़ा हो रहा है, इसलिए हमेशा इसका उत्तर आप ध्यान देंगे कि सुंदरबन डेल्टा होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 11, IPCC का पूरा नाम क्या है? ये भी आप जानते हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये आप इसका उत्तर होगा बी। ये सब प्रश्न पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आइए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस गैस की सबसे अधिक दूषित ठहराया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। सब जानते हैं आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 13, किस प्रक्रिया के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती है? जंगल की आग, जीवाश्म ईंधन का जलना, ज्वालामुखी विस्फोट, उपरोक्त सभी इसके उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 14, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। दोस्तों यहाँ देखें, जलवाष्प एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस का गैस कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इसमें रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं मुख्य सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीथेन भी जानते ही आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है, प्रभावी है इसका। ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल इसकी ज़्यादा है। यहाँ नाइट्रोजन है, ध्यान दें, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता तो सभी आंसर होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन है डी नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न संख्या 15, जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है? समुद्र स्तर में वृद्धि, वनों की कटाई, मृदा अपरदन, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। तो इसमें समुद्र स्तर में वृद्धि इसका जो है जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक देखा गया है। प्रश्न संख्या 16, सतत विकास सस्टेन डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? बायोडाइवर्सिटी, कृषि उत्पादन, मानव स्वास्थ्य, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी इसके उत्तर है, स्पष्ट है उत्तर। प्रश्न संख्या 18, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? कार्बन के जूतों का निशान, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा, जंगल में कार्बन का संचय, कार्बन व्यापार की प्रक्रिया। तो उत्तर होगा इसका व्यक्तियों और संगठनों द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा जो एक टन CO2 की मात्रा जो है वो डिपेंड करता है इसमें ही कि कार्बन फुटप्रिंटिंग उसका कितना है। आगे इसको हम और अन्य क्वेश्चन में इसको डिटेल से समझेंगे। प्रश्न संख्या 19, ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना, कार्बन व्यापार को बढ़ावा देना, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाना। उत्तर होगा गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना। ये भी अगले क्वेश्चन में और भी ये क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का पहला प्रमुख संकेत क्या था? किस ओजोन परत का मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो आंसर होगा इसका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर पे और भी आते हैं, ये ऐसा है जहाँ मौसम परिवर्तन नहीं होता है, जो उच्च जेट स्ट्रीम यहाँ चलती हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप इसमें साथ साथ आप इसको आप ध्यान में देते चलिए और भी क्या सब हो सकता है। देखिए, रिवर्स स्टडी अप्रोच यही है। अगर यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आप साथ में ये भी स्टडी करते चल जाएँ कि और क्या क्या चीज़ ट्रोपोस्फेयर में होता है, कितने किलोमीटर में, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर 12 से 50 किलोमीटर तक होती है। ये सब चीज़ें आप साथ साथ इसको आप जो है अपने नोटबुक पे सब लिखते जाएँ। यही तो है रिवर्स स्टडी अप्रोच। प्रश्न संख्या 22, क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना किस वक्त हुई थी? सब जानते हैं 97 में हुई थी। प्रश्न संख्या 23, ये जरूर ध्यान रखें कि क्योटो प्रोटोकॉल 97 में अपनाया गया था और 2005 में लागू हुआ था। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि कब लागू हुआ है, तो इसमें आपको 2005 भी ऑप्शन रहेगा। 97 तो लोग जल्दी से 2008 में समय के अभाव में मिस कर जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रश्न संख्या 23, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख भूमिका निभाती है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आंसर होगी मीथेन। कौन सा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। से आप पढ़ लें। कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो आंसर इसका है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ प्रश्न ये भी हो सकता था कि किसकी क्षमता ज़्यादा है, ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है किसकी सबसे ज़्यादा है। तो उस अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इसको बनाया जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यहाँ मीथेन भी उससे ज़्यादा है, नाइट्रस ऑक्साइड है और SF6 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सारी सब ज़्यादा हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है तो सबसे अधिक प्रभाव पैदा करने में आपका आंसर यहाँ पे सबसे अधिक के सेंस में अगर यहाँ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा।
आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करती है? वनों की कटाई, प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण आगे बढ़ना ही नहीं है। मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा जहाँ की आपको आवश्यकता हो। मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो बनाने का ये है कि आप इस रिवर्स स्टडी अप्रोच से इस तरह के क्वेश्चन बैंक से एक ऐसा टॉपिक लें और उस टॉपिक को से आप आंसर करने में आपका एक प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं जो आपको क्लियर यहाँ से नहीं हो रहे हैं तो आप अलग से उसको सर्च करके आप उसको उसके बारे में आप पढ़ें। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन इसी तरह से हैं, अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपका एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ग्रीन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया। तो राष्ट्रीय सौर मिशन है। स्पष्टीकरण है इसका। राष्ट्रीय सौर मिशन भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC का हिस्सा है जिसका उद्देश्य नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 28, कार्बन सिंक का अर्थ क्या है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ाना। वह प्रणाली जो CO2 को अवशोषित करती है। CO2 उत्सर्जन का स्रोत, CO2 के भंडारण की प्रक्रिया। उत्तर, वह प्रणाली जो CO2 को अवशोषित करती है। प्रश्न संख्या 29, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए यहाँ पर आंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, SF6, तो ये सारे आंसर होते। यहाँ पर उत्तर होगा P, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 30, कौन सी प्राकृतिक घटना ग्रीन हाउस प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है? उत्तर है C, महासागरों का अवशेषण। स्पष्टीकरण, महासागर बड़ी मात्रा में CO2 और गर्मी को अवशोषित करते हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को संतुलित करता है। कैसे संतुलित करता है ये? क्योंकि जब ठंडी होती है समुद्र जब ठंडे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर की ओर खींचते हैं और एकदम अपने गहरे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड निचले स्तर पर चले जाता है। प्रश्न संख्या 31, भारत के किस राज्य में ग्लेशियर सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। आंसर उत्तराखंड स्वाभाविक है, जहाँ पे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। प्रश्न संख्या 32, जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? संक्रमण में वृद्धि, हृदय रोग, कुपोषण, उपरोक्त सभी हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण संक्रमण, हृदय रोग, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ रही है, हम सब जान रहे हैं। प्रश्न संख्या 33, जलवायु परिवर्तन पर कौन सा रिपोर्टिंग संगठन कार्य करता है? IMF, IPCC, WHO, यूनेस्को। आंसर है IPCC। प्रश्न संख्या 34, भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक कितनी CO2 कमी का लक्ष्य रखा है? तो 32 से 35% लक्ष्य रखा गया था। आंसर है उसका 35% यानी B। कौन सी ऊर्जा जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है? कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, प्राण ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है, हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप यहाँ से शॉर्ट कट आप इसको याद रखें, कन्फ्यूजन होता है। ओम, O ओजोन लेयर, M मॉन्ट्रियल, ओम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी आप देख रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग से है। रियो डिक्लेरेशन जो है रियो डिक्लेरेशन जो है ये ब्राज़ील में हुआ था। ये इसमें आपको एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो यही है टेक्निक, रिवर्स स्टडी अप्रोच। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना है कि रिवर्स स्टडी अप्रोच में जब यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न की अलग अलग प्रोटोकॉल संधि दी हुई है और प्रश्न पूछ रहा है यहाँ कि कौन सा ओजोन परत के लिए। तो जब आप ओजोन परत के लिए जान रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो आपको ये भी जानना होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, पेरिस समझौता किस लिए था, रियो डिक्लेरेशन किस लिए था। इस तरह से आप अपनी स्टडी अप्रोच को चेंज कर सकते हैं ताकि अन्य क्वेश्चन को भी आप इससे बना सकते हैं और आप एक रिवीजन आपका हो जाए। यही बहाने आपका रिवीजन हो सकता है इसका। प्रश्न संख्या 37 में बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? उत्तर है सूर्य के विकिरण पर नहीं पड़ता। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, कौन सी गैस मीथेन का प्राकृतिक स्रोत है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं बराबर, इसको आप ध्यान से देखिए। चावल की खेती, मवेशी पालन, आर्द्र भूमि, उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 39, कौन सी योजना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने शुरू की है? तो उसका उत्तर है A, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। अगला प्रश्न, जलवायु तटस्थता का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन का अनदेखा करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करना, जलवायु को स्थिर बनाए रखना, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना। तो उत्तर है B, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करना। प्रश्न संख्या 51 पाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सा प्राकृतिक आपदा सबसे अधिक बढ़ा है? भूकंप, सुनामी, चक्रवात और बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका आंसर होगा C, चक्रवात और बाढ़। इसका स्पष्टीकरण है, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान बढ़ता है जिससे चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाएं अधिक होती हैं।
भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्र स्तर वृद्धि से प्रभावित होगा? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण है, सुंदरबन क्षेत्र और कोलकाता से क्षेत्र समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का क्या उद्देश्य है? औद्योगिकरण बढ़ाना, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, शहरीकरण को प्रोत्साहित करना। तो स्पष्ट अंतर होगा क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सी ऊर्जा स्रोत सबसे उपयुक्त है? कोयला, पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। स्पष्ट उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का कौन लक्ष्य एसडीजी जलवायु कार्य के लिए है? लक्ष्य 10, लक्ष्य 11, लक्ष्य 13, लक्ष्य 15। उत्तर होगा लक्ष्य 13। आप सभी को पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के जो एसडीजी लक्ष्य वो कुल 17 लक्ष्य थे, और यहाँ जो प्रश्न है उसके अनुसार उत्तर हो रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि जलवायु कार्य के लिए कौन सा लक्ष्य है। हर लक्ष्य अलग अलग टॉपिक पे था, तो 13वां लक्ष्य जो है लक्ष्य 13 ये जलवायु कार्य के लिए संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। 56, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक खतरा किस क्षेत्र को है? पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तर होगा तटीय क्षेत्र। स्पष्टीकरण है कि समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों पर सबसे अधिक खतरा है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में कौन सी समस्या बढ़ रही है? फसल उत्पादन में कमी, जल की कमी, मिट्टी का कटाव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर होंगे। किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इसका एक्सप्रेशन है नाइट्रस ऑक्साइड। जो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको बहुत दिन तक वातावरण में रहता है और उसकी जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत अधिक है, इसलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर मनाने का उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देना, ऊर्जा के बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाना, औद्योगिक विकास करना, उपरोक्त वस्तुओं का प्रचार करना। तो उत्तर होगा यहाँ पे ऊर्जा की बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ये जो वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि आपको इसमें आपको स्पष्ट था कि 1 घंटे के लिए आप अपना जो गैर जरूरी उपकरण है उसे आपको बंद करना होता था। इसके बाद आप विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपको आ सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय युवा आंदोलन लोकप्रिय है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इसका आंसर है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन ग्रेटा थर्नबर्ग द्वारा शुरू किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। अगला प्रश्न, पेरिस समझौते के तहत भारत ने कौन सी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, 250 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन और 50 गीगावाट जैव ऊर्जा उत्पादन। देखिए यहाँ पर उत्तर है 175 गीगावाट, जो कि सभी को मिला के था, सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जैव ऊर्जा को, यानी कि नवीकरणीय जो ये ऊर्जा है इसका लक्ष्य 175 गीगावाट रखा गया था, इसलिए यहाँ उत्तर होगा 175 गीगावाट, जो कि 2022 तक का ये लक्ष्य था। और अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर आप देखें तो 2024 तक ये लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। अभी 200 से अधिक गीगावाट का हम लोग भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करता है, और जिसके कारण 2030 तक इस लक्ष्य को बढ़ा करके आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 500 गीगावाट 2030 तक के लक्ष्य हो गया है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रभाव क्या है? जल संकट, कृषि पर असर, पलायन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग का महासागरों पर मुख्य प्रभाव क्या है? महासागर का तापमान बढ़ना, अम्लीकरण, प्रवाल भित्तियों का नुकसान, उपरोक्त सभी। तो आप जैसा सब जानते हैं कि महासागर का तापमान बढ़ ही रहा है। अम्लीकरण, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब समुद्री जल में मिलते हैं तो वो अम्लीकरण जो है एसिडिफिकेशन उसकी होती है, ये भी उनको पता है। प्रवाल भित्ति जो भी कोरल लीफ हैं, चाहे ग्रेट कोरल लीफ हैं या किसी प्रकार के कोरल लीफ हैं, जो है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके जो है टेम्परेचर बढ़ने से जो है उसको सब खत्म हो रहे हैं। अगर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर औसत बढ़ जाता है तो ये सभी प्रवाल भित्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ हम लोग अंतर करेंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा रसायन प्रतिबंधित किया गया? CFC, CO2, N2O, CH4। आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका स्पष्टीकरण है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC का उत्पादन और उपयोग प्रतिबंधित किया गया था। इसकी जगह हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होने लगा था, जो कि नए रेफ्रिजरेटर में होता है। पुराने रेफ्रिजरेटर में CFC का उपयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 65, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से हिमालय क्षेत्र में कौन सी समस्या बढ़ रही है? ग्लेशियर पिघलना, बाढ़ की संभावना, जल स्रोतों की कमी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में कैसे योगदान देता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके, ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण करके, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा करके, समुद्र के जल को
स्तर को कम करके। तो ये डीजल और आपको जैविक फॉसिल को जलाने से सब ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि आपको ऊष्मा का ये शोषण करता है और इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है इसरो, टेरी, SMR, FSSAI। तो आंसर है इसका टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और विदेशों में ही इसके ब्रांच है। प्रश्न संख्या 68, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सा वन्य जीव सबसे अधिक खतरे में है? बाघ, ध्रुवीय भालू, जिराफ, हाथी। आंसर है ध्रुवीय भालू, कारण कि आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं और आर्कटिक क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है। प्रश्न संख्या 69, भारत ने राष्ट्रीय अनुकूलन कोष नेशनल एडेप्टेशन फंड किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो उत्तर है बी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, COP का पूर्ण रूप क्या है जो जलवायु सम्मेलनों से जुड़ा है? तो इसका उत्तर है CA, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो शुरू किया गया था 1995 में, और अभी जाकर के अब तक में 2024 में ये 29वां COP होने जा रहा है। आप इसे विस्तार में आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 71, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी फसल सबसे अधिक प्रभावित होती है? गेहूँ, धान, मक्का, कपास। तो गेहूँ। उसका स्पष्टीकरण क्या है? उच्च तापमान और जल संकट के कारण गेहूँ की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। आइए प्रश्न संख्या 72, भारत का कौन सा सौर ऊर्जा पार्क सबसे बड़ा है? तो उसका उत्तर है ए, भादला सौर ऊर्जा पार्क, राजस्थान। प्रश्न संख्या 73, हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। उसी ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ उस ऑप्शन से रिलेटेड कुछ व्याख्या करनी होगी, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। नहीं तो आप जो ऑप्शन से अपना खुद स्टडी, आप रिवर्स स्टडी अप्रोच आपको बताए दिए हैं, आप ऑप्शन से आप इसके सिलेबस तक जाएं, आप सर्च करके पढ़ें। हम लोग सिर्फ यहाँ अप्रोच ही डिस्कस कर रहे हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बस एक बार आप इसको आपके माइंड से गुजर जाएगी तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी और आप जो है आगामी परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है बी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। प्रश्न संख्या 74, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी बीमारी तेजी से फैल रही है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए, मलेरिया, बी, कैंसर, सी, हृदय रोग, डी, अपच। तो उत्तर है मलेरिया। इसका स्पष्टीकरण क्या है? उच्च तापमान और नमी के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां अधिक तेजी से फैल रही हैं। प्रश्न संख्या 75, भारत में पहला जलवायु परिवर्तन विभाग किस राज्य ने स्थापित किया? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। आंसर है गुजरात। प्रश्न संख्या 76, बायोचार क्या है? तो उत्तर है कृषि अवशेषों से बनी जैविक सामग्री। स्पष्टीकरण है, बायोचार कार्बन अवशोषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जैविक सामग्री है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करता है। प्रश्न संख्या 77, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए विकसित देशों का गठबंधन क्या कहलाता है? आंसर है G7। राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर है कृषि अवशेषों का उपयोग करना, बी। प्रश्न संख्या 79, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु। क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ए, कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना। इसका उद्देश्य कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित रखना है। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका भी उत्तर है ऑप्शन से है, जलवायु परिवर्तन के साथ कृषि को जोड़ना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो गए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत ने ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने और के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहल में भाग लिया है? यानी कि इंडिया द्वारा इनिशिएटिव कौन सा लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भारत द्वारा शुरू किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त का क्या मतलब है? हरित प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सहायता, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक मदद, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए धन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आंसर होगा, स्पष्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो पूर्व में भी आप प्रश्न देखें, सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। भारत ने राष्ट्रीय हरित प्रौद्योगिकी मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर होंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कार्बन सिंक कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अरावली पर्वत। तो आंसर होगा पश्चिमी घाट। क्यों? क्योंकि वहाँ जंगल जो बड़े हैं, इस कारण जो है कार्बन सिंक के रूप में वहाँ काम करता है। प्रश्न संख्या 87, क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाला प्रमुख भारतीय मंत्रालय कौन सा है? आंसर है ए,
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रश्न संख्या 88, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? वनों की कटाई, कोयला का उपयोग बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार, औद्योगिकरण। आंसर होगा सी, ऊर्जा दक्षता में सुधार। भारत के किस राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है? स्पष्ट आंसर राजस्थान होगा, ए। जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन के लिए भारत का प्रमुख प्रयास क्या है? जलवायु अनुकूलन कृषि, ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा का उपयोग। उपरोक्त सभी तो स्पष्ट है, उपरोक्त सभी आंसर होंगे। भारत में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किसके लिए शुरू किया गया? कृषि अवशेषों का उपयोग, जलवायु परिवर्तन को रोकना, सस्ती ऊर्जा उत्पादन। सभी विकल्प सही है, तो आंसर स्पष्ट है, डी होंगे, सभी विकल्प सही हैं। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। आंसर होगा बी। जब भी आप देखें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तो आप समझ जाएं कि यही एक सॉल्यूशन है। कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर रिपोर्ट जारी करता है? IPCC। पहले भी इसका फुल फॉर्म के रूप में हम लोग जान चुके हैं इसे। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का अम्लीकरण क्यों हो रहा है? तो पहले आपने बताया था कि जो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिल करके जो है वायुमंडल में अधिक CO2 महासागरों में घुलकर अम्लता को बढ़ाता है। तो आंसर हो गया इसका ए। भारत में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कौन सा कानून लागू है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त सभी तो स्पष्ट, उपरोक्त सभी आंसर हैं। कौन सी नीति सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ती है? आंसर होगा ए, राष्ट्रीय हरित ऊर्जा नीति। प्रश्न संख्या 97, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ खतरे में है? सभी प्रकार के कोरल रीफ खतरे में है, आपको पहले भी बताया गया था ये। भारत के किस राष्ट्रीय पार्क पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो उत्तर बी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जब भी देखिए इस तरह का प्रश्न हो जहाँ सुंदरबन ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल ऑप्शन है, तो आप सबसे अधिक में आप इससे आंसर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 99, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत कौन सा मिशन शुरू किया गया है? राष्ट्रीय सौर मिशन 2008 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 100, भारत ने पेरिस समझौते के तहत क्या प्रतिबद्धता ली है? आंसर होगा बी, 2030 तक 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना। तो इस प्रकार से हम लोग आज 100 क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में जानने का प्रयास किए हैं, एक अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालने का प्रयास किए हैं। ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो कम से कम 5 बार या 5 से अधिक बार ये पूछे जा चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा में या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये 1 से अधिक बार ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने इसका संकलन यहाँ किया है। बताने का मकसद ये था कि आप कैसे रिवर्स स्टडी अप्रोच से आप जो है जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उससे आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। यहाँ ऑप्शंस को भी आप समझें कि अगर बहुत सारा ऑप्शन है, किसी का आंसर आप जो है अगर ए कर रहे हैं तो बाकी ऑप्शन बी सी डी क्यों नहीं हो सकते हैं, इस पर भी आप गौर करें और इस प्रकार से आप आंसर के माध्यम से अपना सिलेबस का हर एक टॉपिक को पूरा करें। मैं कोशिश करूँगा अगला टॉपिक इसी तरह से लूँ जो कि आपको आपके प्रतियोगिता एग्जाम में आपका सिलेबस बेस्ड हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाए, आपका रिवीजन हो जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आप कम से कम अपना 10 से 15% तो जरूर अपना आप जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं। और ये वीडियो मैं बनाता भी हूँ ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए, खास करके जिन्हें BPSC जैसे एग्ज़ाम, जो BPSC की PT है, जैसे आप जानते हैं कि इसका सिलेबस जो है हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि धरती से पाताल से लेके आसमान के बीच में कुछ भी जो घटनाएं हो रही है वो BPSC का सिलेबस है। तो ऐसी स्थिति में 10 क्वेश्चन से अगर कोई छूट जाते हैं तो बहुत उन्हें दुख होता है। तो इस तरह के अभ्यास से आपको वो 10 क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको इसके लिए अलग से एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह के बहुत सारे चैनल्स पे इस तरह के MCQ क्वेश्चन से आंसर दिए हुए हैं, आप उस तरह को पढ़िए, आपका समय बचता है इससे। और इसी रिवर्स स्टडी अप्रोच को अपनाएं। आप अपने से भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, कई सेट को सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर ठीक इसी के अनुसार आप अपना सिलेबस बेस्ड तैयारी कर सकते हैं। अपने नोट्स में आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अन्य कोई सारी चीज़ें जो है नोट डाउन करते रहें और ये टेक्निक आपको रिवीजन करने में बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद।